प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी में जितने भी आर्टिकल्स थे उन सबको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है और इसके साथ साथ फिजिकल एग्जांपल्स लेकर के हर चीज को समझा है कि ऐसा होता है तो आखिर क्यों होता है और किस वजह से होता है। और इसके साथ साथ हमने प्रॉपर विद हेडिंग नोट्स भी बनाए हैं ताकि आप पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकें। उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.1 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेज। अब ये एग्जांपल नंबर 2.1 जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर वाला आर्टिकल है उसके बाद दी गई है। इसमें वेक्टर्स का ही कंसेप्ट यूज होगा। क्या कहता है? आपने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है बिटवीन टू फोर्सेस। अब दो फोर्सेस हम कंसीडर करें, लेट्स से एक F1 है और दूसरी क्या है F2। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दिस फोर्सेस, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहां पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। अब यहां पर इस डायग्राम पर पहले हम कुछ बात करते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर आपने यहां पर F1 इस तरह से लिया है और F2 आपने इस तरह से लिया है। भाई F2 इस तरह से आपने क्यों नहीं लिया? फिर एंगल कुछ यहां पर बन जाना था थीटा। क्वेश्चन तो है, जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो फोर्सेस F1 और F2 है वो इस तरह से हैं कि उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इट्स मीन इस कंडीशन में फिर जो F1 है वो F2 के इक्वल है और ये R के इक्वल है और ये इसको हम F के इक्वल भी कह सकते हैं, फिर देन एक ही वेरिएबल के इक्वल। देखिए तीनों सेम है, F1 F2 R, यानी F1 वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों सेम है। अब मैग्नीट्यूड हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ ऑफ द लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन की लेंथ भी, इस लाइन की लेंथ भी, इस लाइन की लेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर लेंथ को सेम करने के लिए ऑब्वियसली आपको वेक्टर इसी तरह लेना पड़ेगा, तभी रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो इनकी इक्वल आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं कि ये थीटा यहां पर क्यों है, अंदर की साइड पर क्यों नहीं है? चैप्टर नंबर 2 में हमने जितने भी आर्टिकल्स अभी तक पढ़े हैं उनमें हमने डायरेक्शन किधर ली थी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर आप लेते F1 टू F2 तो वो तो क्लॉकवाइज बन जानी थी। इट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज लेने के लिए हमें थीटा यहां पर लेना पड़ा। अब यहां पर हमने क्या फाइंड करना है? एक्चुअली यही वाला थीटा फाइंड करना है। ये जो थीटा है यहां पर इस कंडीशन को यूज करते हुए F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू R, यानी F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड ये तीनों सेम है। तो यहां से आपको समझ आ गया। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फिजिक्स इनसाइड आउट पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा है तो क्यों है। देखिए यहां पर F वेक्टर इस तरफ है तो क्यों है, इस तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या कह रहा था? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ होनी चाहिए। अब हम इस एग्जांपल को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको एग्जांपल जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड बताया था कि सबसे पहले आपने डाटा लिखना है, फिर रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर। इस तरह 5 हेडिंग्स बन जाएंगी जिनका एक बहुत ही जबरदस्त इंप्रेशन जाता है। बट यहां पर इस 2.1 अगर एग्जांपल को आप देखें तो इसको हम डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि जस्ट हमने एक थीटा फाइंड करना है और ये कंडीशन आपको साथ दी हुई है। ये जो एग्जांपल नंबर 2.1 है ये यूजुअली पेपर में पूछी जाती है और ये एक किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन ही है। अब यहां पर ये वाली जो डायग्राम है ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए ये वाली डायग्राम आपको बनाना आनी चाहिए। और ये वाली डायग्राम किस तरह से हमने बनाई है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब यहां पर क्योंकि वो कह रहा था दो फोर्सेज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की, तो यहां हमने खुद सपोज किया है कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर वो वाली दो फोर्सेज हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं।
तो यहां पर हम यही लिखेंगे, कंसिडर टू फोर्सेस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, एक ये वाला F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, मेकिंग एन एंगल, कौन सा एंगल बना रहे हैं भाई? थीटा विद ईच अदर। देखिए F1 वेक्टर F2 वेक्टर, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। और ये इसी जगह पर क्यों बन रहा है? इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। यहां से आपको नजर आ रहा है कि जो F1 वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो क्या लिखेंगे? सपोज F1 वेक्टर इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने एक ही कंडीशन दी थी ना कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। डायग्राम तो हमने खुद ड्रा किया है और हमने अपनी मर्जी से F1 को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया सपोज F1 वेक्टर इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और ये R वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट है F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का। देखिए हेड टू टेल रूल से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। लेट R वेक्टर बी रिजल्टेंट, R वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस? F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, किस तरह से A इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो था, यहां पर ax क्या था? x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ay क्या था? y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यहां पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। तो यहां पर भी अगर हम r के बारे में ये बात करें तो किस तरह से लिखेंगे? लेट r x एंड r y बी द x एंड y कंपोनेंट्स, x and y components of resultant vector r वेक्टर कॉमा देन। तो इस केस में फिर आप r वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर की मैग्नीट्यूड को या a वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम दो तरीकों से लिखते हैं, या तो सिंपली a लिख दें या फिर ये है कि एरो डाल के इस तरह से लिख दें। तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो r इज इक्वल टू r x स्क्वायर प्लस r y स्क्वायर। अब यहां से अगर हम स्क्वायर रूट को खत्म करें तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किस तरह से आएगा आपके पास? r स्क्वायर इज इक्वल टू r x का स्क्वायर प्लस r y का स्क्वायर। देखिए यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहां से अब अगर हम Rx भी डिटरमिन कर लें, Ry भी डिटरमिन कर लें, तो उसके बाद फिर हम थीटा निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको जरा करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और उसके बाद Rx अब डिटरमिन करना है, तो क्या लिखेंगे? नाउ Rx, देखिए अब R वेक्टर क्या है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इसी तरह से है हेड टू टेल रूल से। तो R वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा वो फिर क्या हो जाएगा? F1x प्लस F2x, क्योंकि हेड टू टेल रूल से ये आता है ना, R वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अगर x कंपोनेंट लेंगे तो Rx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। अब यहां पर F1x क्या है? देखिए ax हमने क्या पढ़ा था? a cos थीटा, यही पढ़ा था हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब आपके पास क्या है? F1x इज इक्वल टू F1 cos थीटा। अब ये थीटा कौन सा है? जो वो वेक्टर x एक्सिस के साथ बना रहा है। तो F1 वेक्टर तो है ही x एक्सिस के अलांग, जब x एक्सिस के अलांग होगा तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो F1x इज इक्वल टू F1 cos 0 डिग्री। इसको हम यहां पे उठाकर लिख देते हैं Rx इज इक्वल टू, यहां पर इंप्लाइज भी डालेंगे, F1 cos 0 डिग्री, F1 cos 0 डिग्री प्लस F2x क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए F2x इज इक्वल टू F2 cos। अब F2 वेक्टर x एक्सिस के साथ जो बना रहा है वो क्या है? F2 वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है? थीटा। तो यहां पर थीटा हो जाएगा। इट्स मीन F2x इक्वल टू F2 cos थीटा हो जाएगा। तो ये आप क्या लिखेंगे? F2 cos थीटा।
अब यहां से अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो cos 0 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो लिख दें दिस इंप्लाइज दैट Rx इज इक्वल टू F1 प्लस F2 cos थीटा। सिंस, यहां पर सिंस करके आपने लिखना है कि हमने cos 0 डिग्री को क्या किया है, 1 पुट कर दिया है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये डायग्राम कंपलसरी है, इसको आपने नोट्स में जरूर बनाना है। अब दूसरी चीज क्या है, आर वाई, एंड आर वाई इज इक्वल टू, देखिए जिस तरह आर एक्स आपके पास f1x प्लस f2x था, तो फिर ये आर वाई क्या हो जाएगा, f1y प्लस f2y। दिस इंप्लाइज दैट आर वाई, देखिए आर एक्स के केस में क्या था, f1 cos 0 डिग्री प्लस f2 cos 0 डिग्री। यहां पर जिस तरह ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा था, इसी तरह ए वाई क्या होता है आपके पास, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी जस्ट cos की जगह पर क्या है, साइन आया है। सिमिलरली इस केस में यहां पर पहले हमने आर एक्स लिखा है, अब हमने आर वाई लिखना है, तो आर वाई के लिए क्या करेंगे, बस cos की जगह पर साइन कर देंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, f1 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री प्लस f2 cos थीटा था, अब क्या हो जाएगा, प्लस f2 sin थीटा, प्लस f2 sin थीटा। ये सबसे आसान ट्रिक है सॉल्व करने की। दिस इंप्लाइज दैट आर वाई इज इक्वल टू f1 sin 0 क्या होता है, 0 प्लस f2 sin थीटा, सिंस sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यहां से ही आपने जरूर लिखना है। दिस इंप्लाइज दैट आर वाई इज इक्वल टू f1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही, तो क्या रह जाएगा आपके पास, f2 sin थीटा। अब इन Rx और Ry की वैल्यूज को आपने उठाकर यहां पे पुट कर देना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए वो जरा करते हैं। यहां पर अब हमने यही लिख दिया है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ Rx एंड Ry इन इक्वेशन 1, इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। आर स्क्वायर इसी तरह से रहेगा, Rx की ये वाली जो वैल्यू है 1 प्लस f2 cos थीटा वो पुट की, स्क्वायर ऊपर इसी तरह से आएगा, प्लस Ry की ये वाली वैल्यू है f2 sin थीटा, स्क्वायर ऊपर इसी तरह से आएगा। अब आपको गिवन क्या था कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू R, क्योंकि वो खुद कह रहा था टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी F1 और F2 तो इक्वल हो गई, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है वो भी इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ऊपर अब वेक्टर नहीं आएगा, इज इक्वल टू R। अब इन तीनों को मिलाकर हम एक f की इक्वल भी रख सकते हैं, क्योंकि देखें जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो एक चौथी वेरिएबल की इक्वल भी हो सकती है ये। अब यहां पर हमने क्या करना है, जहां जहां पर r f1 और f2 है उसको हमने क्या कर देना है, f कर देना है, कमसो f स्क्वायर इज इक्वल टू f प्लस f cos थीटा इसका स्क्वायर, प्लस f2 की जगह पर भी f हो जाएगा, f sin थीटा और इसका स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे आप, f स्क्वायर इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को आप ओपन कर सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहां पर आप अप्लाई कर दें। f क्या है, a, f cos थीटा b, तो यहां पर आप इसी तरह से फॉर्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी f का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है f, b क्या है f cos थीटा, तो f इंटू f स्क्वायर हो जाएगा, साथ में cos थीटा प्लस b का स्क्वायर है क्योंकि लास्ट पे, तो f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लिख दें f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आप इस तरह से करें कि राइट साइड से f स्क्वायर को कॉमन ले लें, f स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इस f स्क्वायर को अगर आप उठाकर इधर ले आए तो लेकर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या हो जाएगा, f स्क्वायर डिवाइडेड बाय f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट f स्क्वायर कैंसिल होगी, क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये मैथमेटिक्स में आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या हो जाती है ये 1,
सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैट्रिक में भी आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है और इंटर के जो लेक्चर्स हैं अभी इस चैनल पर आप सुन रहे होंगे उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स में ये आइडेंटिटी आपको पढ़ाई गई है। अब यहां से क्या होगा, ये 1 + 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1 + 1 2, 2 + 2 cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट इस 2 को आप इधर ले आए तो यहां पे प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 - 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा इधर रह जाएगा आपके पास। मैं यहां पर इंप्लाइज डाल के स्टेप के आगे स्टेप कर रहा हूं, आपने पेपर में स्टेप के नीचे स्टेप करना है क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने प्रॉपर इसी मेथड से अटेम्प्ट करना है। यहां पर क्या हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, इसी तरह से आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू -1 इधर है तो 2 उधर से नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा cos थीटा, तो -1/2 -1/2। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा, थीटा जब निकालेंगे तो cos इनवर्स किसका, -1/2 का। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 क्या होता है, आप कैलकुलेटर से अगर इसको निकालें तो आपके पास आंसर आता है 120 डिग्री। इट्स मीन जो यहां पर थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.2। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, अब तो ऑब्वियसली हमने इसको 5 स्टेप्स में सॉल्व करना है, डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर। तो सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा में आपने क्या लिखना है, जो कुछ आपको गिवन है। तो यहां पर डेटा में आपको क्या दिया गया है, सबसे पहली बात कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले कार किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट थिंग क्या है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स मीन एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम भी आपको दिया गया है तो टाइम भी आप लिख दें, टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। देखिए पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, 5 सेकेंड के बाद आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहां पर फिर रिक्वायर्ड में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाते हैं पहले, रिक्वायर्ड, और इसमें हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है, फार्मूला की, तो फार्मूला की हेडिंग लगाएंगे। अब यहां पर फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला आपने डेटा को देख के लगाना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो कह रहा था कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी उनमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जस्ट उस केस में वैलिड होती है जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही होती है। तो यहां पर इसका मतलब है ये कंडीशन तो पूरी हो गई और यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है आपने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड या थर्ड। अब अगर फर्स्ट लगाएं तो वो क्या है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf vi प्लस at, इसका मतलब है vi भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, तो हम ये लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें क्योंकि s आ जाता है तो s आपको यहां पर गिवन नहीं है इसलिए वो हम नहीं लगाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, उसमें भी क्योंकि s आ जाता है इसलिए वो वाली भी लगाएंगे। तो फिर पीछे बचेगी कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसको हम यूज करेंगे। वो क्या कहती है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। नीचे अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे और उसमें आप क्या लिखेंगे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 की इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें
तो वी एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले वी आई है तो वी आई कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड प्लस ए टी है तो ए आपके पास क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में आपके पास टी है तो टी क्या है 5 सेकेंड, यहां पर ब्रैकेट्स डाल लेंगे और इधर क्या लिख देंगे 5 सेकेंड। वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 10, और यहां से यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड पावर -2 है और वहां पर सेकेंड पावर 1 है, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, बेसिस सेम हो तो पावर्स एडअप हो जाती हैं। यहां पर भी मीटर पर सेकेंड, यहां पर मीटर पर सेकेंड, हम इसको ऐड कर सकते हैं तो क्या करेंगे वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से जो सॉल्व करके यूनिट्स आए हैं वो भी वेलोसिटी के यूनिट है, इट्स मीन यहां पर वी एफ वेलोसिटी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है। इसको आप एक बॉक्स में एनक्लोज कर देंगे इस तरह से और नीचे आंसर की हेडिंग लगाएंगे, वहां पर लिख देंगे आप इसी चीज को आंसर। अब आंसर की हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, वो क्या कह रहा था कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी of car becomes 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप प्रॉपरली इन 5 हेडिंग्स के साथ किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आएंगे तो वहां पर आपको उस न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2.3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए कार ट्रेवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक कार है जो ट्रेवल कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट्स एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फाइंड करनी है। इस न्यूमेरिकल को भी हम डाटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन, आंसर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या होगी डाटा। तो यहां पर डाटा क्या है, ए कार ट्रेवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दीजिए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्या है, इट एक्सेलरेट्स एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड। तो टाइम क्या हो जाएगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे पहले, रिक्वायर्ड। तो यहां पर क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है फार्मूला। देखिए इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर सुटेबल है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो एस है ही नहीं, इसलिए वो लग ही नहीं सकती। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए भी है, टी भी है, एस भी है, तो उसका मतलब है सेकंड लग सकती है। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ भी नहीं ऐसी, थर्ड भी नहीं लग सकती। बाकी बच जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसको लिख दें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नेक्स्ट अब हम हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन भी आप लगा सकते हैं या कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन हम कहेंगे यहां पर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पर इन एग्जांपल्स को अपने नोट्स में सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 में वैल्यूज लगाएं तो क्या मिलेगा आपको, s इज इक्वल टू
वी आई क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, तो लगा दीजिए 15 मीटर पर सेकेंड। साथ क्या है टी, टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, साथ में 4 सेकेंड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अब यहां पर यूनिट्स साथ नहीं लिखते, बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप सॉल्यूशन में यूनिट्स भी साथ के साथ लिखें और यूनिट्स को भी सॉल्व करें। वहां से आपको पता चलेगा कि आप कैलकुलेशंस ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फाइनली यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर आता है। इट्स मीन यहां से यूनिट्स को सॉल्व करके मीटर ही आना चाहिए। प्लस हाफ 1/2। ए एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो लगा दें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर, 4 सेकेंड और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहां से आपके पास s क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है 60। अब यहां पर यूनिट्स क्या बनेंगे, मीटर पर सेकेंड है और सेकेंड है। अब s पावर -1 और s पावर 1 बेसिस सेम है तो पावर ज्यादा हो जाएंगे, -1 + 1 वो s पावर 0 हो जाएगा और 1 ही हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, मीटर यूनिट आएगा साथ यहाँ पे, प्लस ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर हो जाएंगे। और यहां से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहां पर 16 आ जाएगा आपके पास। यूनिट्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे, मीटर, सेकंड पावर -2 और यहां से सेकंड पावर 2 होगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, s पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहां से भी मीटर ही यूनिट आएगा। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू 60 + 16 76 मीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का आंसर। सो तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, आंसर। आंसर के हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, जो कुछ वो पूछ रहा था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज 76 मीटर। तो यहां पर इस एग्जांपल का सॉल्यूशन एंड होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं 2.4। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.4। इसकी स्टेटमेंट है, इन ए शॉर्ट डिस्टेंस रेस ए कंटेस्टेंट इन ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस द वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 0.45 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फाइंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पर अब ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वर्ड है, ये हमें एक क्लू दे रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये किससे रिलेटेड है, इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहली हेडिंग क्या लगाएंगे, डेटा की। तो डेटा आप सबसे पहले लिखेंगे किस तरह से, डेटा, और इसमें वो चीजें लिखनी है जो आपको गिवन है। तो किस तरह से लिखेंगे, ए कंटेस्टेंट इन ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से जब भी स्टार्ट करता है तो याद रखें उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू 0। जिस भी न्यूमेरिकल में इस तरह से कहा जाए कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एंड रीचेस द वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, यानी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो लिख दीजिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर जो है इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाए थे वहां पर बताया था कि डाटा में जितनी भी चीजें होती हैं कोशिश करें कि वो सारी की सारी SI यूनिट्स में हो। अब इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 300 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्टली कुछ स्टूडेंट्स तो इस तरह से याद कर लेते हैं कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। बट यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा किस तरह से, ये आपने याद रखनी है, 300 किलोमीटर पर आवर। बस आपने ये ट्रिक रफ साइड पर ही करनी है, यहां पर नहीं करनी। किस तरह से लिखेंगे, 300 यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर है, आवर पावर -1 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, h हो जाएगा। 300 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर, तो लिख दीजिए 1000 डिवाइडेड बाय, अब आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी इस तरह से किया है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स
और 1 मिनट किसकी इक्वल है 60 सेकंड्स के, तो 60 मिनट्स किसके इक्वल हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड्स, तो हमने यहां पर लिख दिया है। अब ये क्या हो जाएगा मीटर और ये क्या हो जाएगा सेकंड। देन आपके पास क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड पर -1 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये फिर एक बिल्कुल ही सिंपल मेथड है इसको कन्वर्ट करने का। यहां पर फिर हम VF को क्या लिखेंगे, VF इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बचता है 3000 डिवाइडेड बाय 6 6 आर 36। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से आता है 83.33। तो फिर यहां पर आप क्या लिखेंगे VF इज इक्वल टू 83.33 मीटर पर सेकेंड। जनरली आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 300 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जरूरी नहीं है कि आप ये वाला सारा मेथड अडॉप्ट करें, ये जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। नेक्स्ट चीज क्या है, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 0.45 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है 0.45 किलोमीटर, उसको अगर हम S से रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 0.45 किलोमीटर, S इज इक्वल टू, यहां पर भी आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किलो एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻³ मीन 1000, तो क्या हो जाएगा 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। ये कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में जब प्रीफिक्सेस पढ़ाए थे तो वहां पर समझाई थी। 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये क्या हो जाएगा 450 मीटर। क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड फिर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, फार्मूला। ऑब्वियसली यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, और जो गिवन डाटा है उसको देखकर भी आपको मालूम हो रहा है। अब डिसाइड ये करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें S है ही नहीं, S हमें गिवन है, ये भी तो पुट करना होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसमें फिर VF रह जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, VF भी है VI भी है, और एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, S भी गिवन है। इसका मतलब है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से यूज कर सकते हैं, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फार्मूला के बाद नेक्स्ट हेडिंग सॉल्यूशन की होगी, तो वो लगाइए जरा सॉल्यूशन। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। किस तरह से लगाएंगे, 2AS, ए तो आपने फाइंड करना है, S की वैल्यू लगाएं 450 मीटर इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो VF आपके पास क्या है 83.33 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, VI कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब 450 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना हो जाएगा 900, A इंटू 900 मीटर इज इक्वल टू, अब 83.33 का अगर आप स्क्वायर करें तो आपके पास आता है 6943.88। यहां से अब यूनिट का भी फिर स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 -0, लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो यहां से फिर आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6943.88 मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 डिवाइडेड बाय 900 मीटर।
900 मीटर। अब यहां से अगर आप ए फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, यहां पर आप एम्प्लाइज भी डाल लें क्योंकि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया है, फिर इसके बाद ये वाला आया है और इसके बाद ये वाला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6943.88 डिवाइडेड बाय 900। अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर आता है 7.72। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर सेकंड पावर -2, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। इट्स मीन आप बिल्कुल ऊपर से करेक्ट सॉल्व करके लेकर आए हैं। तो इसको आप एक बॉक्स में बंद कर देंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, आंसर की। तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, जो कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा था, फाइंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन या द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज 7.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर। यहां पर अब एग्जांपल नंबर 2.4 भी कंप्लीट होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2.5। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 3.34 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। और बी पार्ट में कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर। कहता है कि एक आयरन बॉल है जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसको एक टावर से ड्रॉप किया जाता है। देखिए जब टावर से ड्रॉप किया जाता है तो बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है, अब वो फ्रीली मूव कर रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगी, A इज इक्वल टू G, और G की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वो नीचे की तरफ बॉडी आ रही है तो G की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 3.34 सेकेंड, और बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 3.34 सेकेंड है। अब यहां पर हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसके साथ बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, और दूसरी चीज हाइट ऑफ द टावर कि उस टावर की हाइट कितनी है। तो यहां पर भी सबसे पहली हेडिंग क्या होगी, डेटा। डेटा में सबसे पहले क्या चीज है, मैस ऑफ बॉल। मैस ऑफ बॉल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है आपके पास, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 3.34 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 3.34 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने यहां पर फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। देखिए पहले जब बॉल को टावर से ड्रॉप किया गया है तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी नहीं थी, यानी बॉल रेस्ट पर थी। इनिशियली जब उसको ड्रॉप किया गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने वेलोसिटी गेन की है। इट्स मीन यहां पर जो vi होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो भी 0 होगी। तो भी लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है जिसके साथ वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या चीज फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर। तो लिखते हैं हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्योंकि रिक्वायर्ड 2 थिंग्स हैं, इसलिए यहां पर 2 फार्मूलाए यूज होंगे। अब हमें देखना है कि कौन से फार्मूलाए यूज होंगे। देखिए क्योंकि बॉडी जो है वो अंडर दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही थी, इसका मतलब है कि यहां पर जो a है वो g है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगेंगी, बट कौन सी वाली लगेंगी, जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी वाले आर्टिकल में पढ़ी थी। अब उस आर्टिकल में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से लिखा था, vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहां पर अगर आप देखें तो हमने vf फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। vf कौन कौन सी इक्वेशंस में है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी है और थर्ड में भी है, बट इनमें से कौन सी यूज करेंगे,
जो कि गिवन डाटा के साथ अलाइन करेगी, यानी जो जो वेरिएबल्स हमें गिवन है वो जिस इक्वेशन में प्रेजेंट होंगे उस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे। VF फाइंड करना है, VI भी गिवन है, G भी आपको मालूम है और T भी गिवन है। इसका मतलब है कि A पार्ट को फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, इसके लिए A पार्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या है, हाइट ऑफ द टावर H फाइंड करना है। तो H सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आता है और थर्ड में आता है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VI आपको गिवन है 0 है, जो कि T भी गिवन है, G भी मालूम है, T भी गिवन है, इसका मतलब है सेकंड भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2G क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी गिवन है। VF भी आपने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ होगा, वो वहां से पुट कर लेंगे और VI 0 हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर सेकंड भी यूज हो सकती है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 फार्मूला यूज होंगे, इसलिए हेडिंग फार्मूला नहीं होगी बल्कि फार्मूलाए होगी, फार्मूलाए। अब हम पहले क्या लिखेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यानी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अब हम वैल्यूज पुट करके VF फाइंड करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमने यहां पर इक्वेशन नंबर 2 कहा हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट करके हाइट ऑफ द टावर फाइंड करेंगे। यहां पर सबसे पहले ए पार्ट की हेडिंग लगाएंगे। तो ए पार्ट में क्या था, द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी जब बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो सब वेलोसिटी हमने कहा है फाइनल वेलोसिटी VF है। तो VF हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करें इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में उठाकर वैल्यूज लगा देंगे। VF इज इक्वल टू VI क्या है 0 तो 0 लगा देंगे प्लस GT, G की जगह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ T 3.34 सेकंड। अब देखें यहां पर सेकंड पावर -2 है, यहां पर सेकंड पावर 1 है, बेसिस सेम है तो पावर्स एड अप हो जाएंगी, -2 + 1 -1 हो जाएगा जो कि मीटर पर सेकंड आ जाएगा। VF इज इक्वल टू 32.7 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट थिंग आपने क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर H, वो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा हुआ है। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2G की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने यहां पर लिखी है। साथ H इसी तरह से रहेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू VF स्क्वायर। VF यहां पर हमने कैलकुलेट किया 32.7 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस VI 0 था तो 0 का ही स्क्वायर। अब यहां पर इसका अगर आप स्क्वायर करें तो आपके पास आता है 1069.29 मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। देन यहां पर भी अगर 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप यहां से नीचे ले आए तो पीछे H रह जाएगा, H इज इक्वल टू 1069.29 मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 डिवाइड बाय 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपको H की वैल्यू मिल जाती है और यूनिट यहां से कैसे आता है, सेकंड पावर -2 सेकंड पावर -2 कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, मीटर इस 2 को कैंसिल कर देगा, पीछे आपके पास मीटर ही बच जाएगा। तो फिर आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 पार्ट्स थे, सबसे पहले आपने ए पार्ट का आंसर लिखना है, द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज, क्योंकि वो यही पूछा था, द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 32.7 मीटर पर सेकंड, ये उठा के लिख देनी है। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा था, द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ रही है 54.56 मीटर, तो इसको आप यहां पर लिख देंगे, द हाइट ऑफ टावर इज 54.56 मीटर। फाइनली आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट 5 एग्जांपल सॉल्व की हैं। एग्जांपल्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितने के प्रॉब्लम्स जो कि आगे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी पेपर में आते हैं और इसके साथ साथ एग्जांपल्स भी पेपर में दी जाती हैं, इसलिए आपने एग्जांपल्स को भी इग्नोर नहीं करना, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है और प्रॉपर इसी फॉर्मेट पर डाटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर की हेडिंग्स के साथ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।